सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो पुनः 9 बजे का समय हो चुका है। आज हमारी 26वीं क्लास है और उसका जो है ग पार्ट यानी तीसरी जो है कक्षा हमारी 2014 द्वितीय कमीशन की रहने वाली है। ठीक है, बहुत दिनों से मैं जानता हूं कि आपकी कक्षा नहीं हो पाई, बहुत सारे कारण रहे जिसके कारण कि मैं आपकी कक्षा नहीं ले पाया, काफी व्यस्तता थी। परंतु आज के बाद हम पुनः कोशिश करेंगे कि सभी कमीशन जो है हम पूरे कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो उसी क्रम में 26वीं क्लास 25 क्लास जो है हमने देख ली थी, उसका जो है हमारा ख यानी दूसरी क्लास थी पिछली। अभी 26वीं क्लास है, इसकी जो है तीसरी जो है आज हमारी क्लास इसकी रहने वाली है। ठीक, आज जो है हम इसका पूरा सब्जेक्टिव क्लोज कर देंगे अपना, है ना। आज जो हम वेद, ज्योतिष, दर्शन और धर्मशास्त्र सभी विषयों के साथ चलेंगे और सभी को कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 2014 द्वितीय कमीशन को जो है आज हम लोग समाप्त करने वाले हैं सब्जेक्टिव पार्ट। फिर इसमें जीके पार्ट बचता है और एनालिसिस करेंगे लास्ट में। लास्ट में जो है आपका पूरा इसमें रिवाइजिंग सेशन होगा एक, फिर इसको कंप्लीट करके 2014 तृतीय कमीशन की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर कोई भी विद्यार्थी कक्षा में नया है तो मैं उसके लिए बता दूं कि हम 2000 सभी जितने भी टीजीटी शास्त्री कमीशन हिमाचल प्रदेश के हैं उनको एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें इस बात का ज्ञान हो कि जब भी हमें वेद, ज्योतिष, दर्शन व धर्मशास्त्र को हम इस परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, किन पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से, या फिर ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो कि हर बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसी क्रम में हमने जो है 2020 कमीशन देख लिया है, 2017 और 18 कमीशन देख लिया है और 2014 प्रथम कमीशन भी हमने देख लिया है। ठीक है, 2014 में जो है 3 बार कमीशन हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कारण मैं बता चुका हूं आपको, पहला जो इसमें लीक हो गया था, दूसरे में कोर्ट केस हो गया था, फिर तीसरा जो कमीशन हुआ था उस हिसाब से शास्त्री की जो वैकेंट पोस्टें हैं उनको भरा गया था। ठीक है, चलिए तो पूरे एनालिसिस के साथ सभी पार्ट को देखेंगे, कक्षा को शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं अपने समस्त गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूं। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम अपनी कक्षा को शुरू कर देते हैं। पहले जो है हम किसको भाग को देखेंगे, पहले वेद को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी दूसरे विषयों को फिर हम आगे देखते हुए चलेंगे। पहला ही प्रश्न जो है इस कमीशन में वेद भाग से आया था, वैदिक साहित्य की इतिहास पुस्तक से सबसे पहला प्रश्न जो इसमें आया था। मैंने हर एक कक्षा में आपको बताया है कि यदि वेद की दृष्टि से आप शास्त्री कमीशन का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पुस्तक है तो वो है वैदिक साहित्य का इतिहास। मैक्सिमम प्रश्न जो है आपको यहीं से ही देखने को मिलते हैं। पहला प्रश्न जो है इसमें आया था आपका, उपनिषद शब्द का अर्थ क्या है। ठीक, तो उपनिषद शब्द का क्या अर्थ होता है? ऐसे तो इसका अर्थ बैठना भी होता है, ठीक है ना, पात्रता भी अर्थ ले लिया जा सकता है इसका। ठीक, परंतु इसका मुख्य जो अर्थ है वो है रहस्य। ठीक है, डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। देखो उपनिषद भाग हमने हर एक कमीशन में देखा है। उपनिषद में दोनों दृष्टियां इंपॉर्टेंट है, वेद की भी और आपका दर्शन भाग की, उसको हम आगे देखेंगे क्योंकि कुछ प्रश्न आगे इसमें उपनिषद भाग के बनते हैं। चलिए अग्रिम जो प्रश्न है वो आपका निरुक्त से आया है, निरुक्त पंचाध्यायी से। क्या प्रश्न आया कि निरुक्त में कितने कांड है? तो निरुक्त में जो है 3 कांड आते हैं। ठीक है, यानी जैसे अध्याय होते उसी प्रकार से कांड भी होते, तो निरुक्त जो है 3 भागों में यानी 3 कांडों में बंटा है। निरुक्त से जो है यह प्रश्न आपका बनता है। देखो निरुक्त पर यदि हम लोग डिस्कस करें, हर एक क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि निरुक्त पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से ही आपको 3 से 4 प्रश्न आने की संभावना, हाँ डिपेंड करता है कि वेद आपके कमीशन में कितना आ रहा है, इस चीज पर डिपेंड करता है। निरुक्त भाग जो है, निरुक्त भाग से हमेशा ही 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो यह प्रश्न आपका कहां से आया था? निरुक्त पंचाध्यायी से आया था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं।
विश्व का जो है प्रथम व्यवस्थित उपलब्ध ग्रंथ कौन है? ठीक है, तो वैदिक साहित्य के इतिहास से आया है, सामान्य परिचय है वेद से, आप सभी जो है जानते भी होंगे, वो जो है ऋग्वेद है। ठीक, सी ऑप्शन जो है आपका क्या रहना था, इसमें सही रहना था। देखो, यदि सामान्य परिचय से हम अन्य कमीशनों को जोड़ने की भी कोशिश करेंगे तो हर एक कमीशन, ठीक है, कोई भी कमीशन आप जोड़ ले, ठीक, कोई भी कमीशन, किसी भी कमीशन की बात करें, वेद भाग में हमेशा ही सामान्य जो वेद का परिचय है वहां से प्रश्न बना है, हर एक कमीशन में आया है, इस कमीशन में भी आया है, वैदिक साहित्य के इतिहास का जो सामान्य परिचय रहता है उस भाग से। ठीक है, अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निरुक्त से प्रश्न आया कि निरुक्त के लेखक कौन है? ठीक, तो जो निरुक्त पंचाध्यायी है उसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, तो यास्काचार्य है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका क्या रहना था, इसमें सही रहना था। निरुक्त का जो है सामान्य परिचय आप सभी लोगों से पूछा गया है। हम सभी जानते हैं कि जो निरुक्त है, निरुक्त से संबंधित अन्य कमीशनों में भी जो है हर एक कमीशन में लगभग एक प्रश्न तो आया ही आया है। ठीक है, चाहे वेद भाग यदि कम भी आया है तो भी निरुक्त भाग से कहीं ना कहीं प्रश्न जो है बनता ही है। ठीक, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। हाँ, अथर्ववेद के जो है ऋत्विज का क्या नाम है? देखो, ये भी एक सामान्य परिचय है, वैदिक साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है। ठीक है, ऋत्विजों की बात करें तो खाली ऋत्विज से ही बहुत सारे ऐसे कमीशन है, ठीक है, जहां पर कि खाली ऋत्विज से ही जो है प्रश्न पूछा गया कि कौन किसका ऋत्विज है, इस प्रकार से। ठीक है, अथर्ववेद की बात करें तो इसमें ब्रह्मा है, ए ऑप्शन जो है आपका सही रहना था। अथर्ववेद के ऋत्विज कौन है? ब्रह्मा है। ठीक, तो इस प्रकार के हमें प्रश्न कहां देखने को मिले थे? 2017 कमीशन, 20 कमीशन, है ना, काफी सारे कमीशनों में जो है खाली ऋत्विज से ही प्रश्न जो है आया है आप सभी लोगों को। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। निम्न में से जो है निम्न में से कौन वेदांग नहीं है? ठीक है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि सामवेद वेदांग नहीं है, सामवेद वेद है। ठीक है, चारों वेद में से एक वेद सामवेद आता है। तो वेदांग परिचय, ठीक, देखो, जब भी वैदिक साहित्य का आप अध्ययन करना शुरू करें, सबसे पहले उसमें क्या है, सभी वेदों का सामान्य परिचय है। ठीक है, इत्यादि जो भी चीजें उसमें शुरुआत में, उसके पश्चात आपको तीनों भाग पढ़ने रहते हैं। ठीक है, तीनों भाग, तीनों 4 भाग होते हैं, ये हर एक क्लासेस में हमने डिस्कस की है। एक आपका जो है ब्राह्मण आता है। ठीक है, ब्राह्मण परिचय पूरा आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या आता है आपका? आरण्यक आता है। ठीक है, आरण्यक आता है। तीसरा क्या आता है आपका? उपनिषद। ठीक, और चौथा पार्ट ये वेदांग आता है। ठीक है, इन चारों के बारे में ज्ञान उसमें है और होना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि यहां से संबंधित हमेशा प्रश्न आए हैं। देखो, अगर हम वेदांग परिचय की बात करें तो हर एक कमीशन में इससे 1 से 2 प्रश्न निश्चित आया है। ठीक है, वेदांग परिचय से ही, और सामान्य प्रश्न आए हैं, कोई बहुत ज्यादा डीप अंदर से प्रश्न नहीं आया है, खाली सामान्य परिचय जो वैदिक साहित्य के इतिहास में है उससे संबंधित ही प्रश्न जो है यहां पर आप सभी लोगों को बना है। और ये वेदांग से ही कई बार जो है 2 से 3 प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये हो जाता है। ठीक है, अग्रिम प्रश्न देखते हैं। यजुर्वेद में जो है कितने अध्याय हैं? तो 40 अध्याय हैं। सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। वैदिक साहित्य के इतिहास से हम इसको लेंगे। देखो, जब भी आपको संख्यावाची इस प्रकार के प्रश्न आते हैं कि भाई इसमें कितने ब्राह्मण हैं, ठीक है, इस ब्राह्मण में कितने मंत्र है, इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं इस वेद में, ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न रहते हैं वो निश्चित ही वैदिक साहित्य के इतिहास से संबंधित होते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार के जो उपनिषद भाग है वहां पर भी इस प्रकार के जो यदि संख्यावाची प्रश्न आ रहे हैं तो निश्चित उनमें जो है वैदिक साहित्य का अध्ययन आवश्यक रहता है। ठीक, यदि इस प्रश्न की बात करें तो देखो, यजुर्वेद में जो है शुक्ल यजुर्वेद आपको लगा है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद में भी एक पुरुष सूक्त हो गया, दूसरा ईशावास्य उपनिषद है। ये 2 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बहुत सारे कमीशनों में जो है इनसे भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जो यजुर्वेद का एक सामान्य परिचय है वो तो आना ही चाहिए, परंतु कई बार क्या होता है कि जो आपका इसमें शुक्ल यजुर्वेद है, यजुर्वेद में और शुक्ल यजुर्वेद में भी पुरुष सूक्त और ईशावास्य उपनिषद अंतिम अध्याय आता है, दोनों से जो है प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना जो है शुक्ल यजुर्वेद से भी बनी रहती है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न हम लेंगे। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऋग्वेद के किस सूक्त में सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो वह जो है पुरुष सूक्त आता है। ठीक है,
जब आप बिग बैंग थ्योरी देखेंगे, ठीक है, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा, जो साइंटिस्ट कहे जाते हैं वर्तमान समय में, उनके द्वारा, पाश्चात्य विद्वान के बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं, उनमें जो है बिग बैंग थ्योरी करके एक थ्योरी दी है कि इस ब्रह्मांड यूनिवर्स की रचना कैसे हुई है, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऋग्वेद में भी सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन आता है, वह जो है पुरुष सूक्त में आता है। और बहुत, जब आप पुरुष सूक्त का अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस बात को भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब आप बिग बैंग थ्योरी और पुरुष सूक्त दोनों का अध्ययन करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बिग बैंग थ्योरी में जो कि पुरुष सूक्त से ली गई है। ये उस समय आपको पता चलेगा जब आप दोनों को देखेंगे, ठीक है। पुरुष सूक्त में जो है सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन आता है। ऋक सूक्त संग्रह का जो है यह विषय आपका है। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र जो है मूल रूप में संकलित है, तो यह जो है ऋग्वेद में संकलित है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। यह विषय जो है ऋक सूक्त संग्रह का है, ठीक है। ऋक सूक्त संग्रह इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वेद भाग की इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसे जो है 1 से 2 प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना हमने कमीशनों में देखी है, परंतु 2014 द्वितीय एकमात्र ऐसा कमीशन अभी तक है जिसमें कि ऋक सूक्त संग्रह से काफी सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। परंतु सामान्यतः देखें तो 2 से 3 या 1 से 2 प्रश्न आप इससे देख सकते हैं, संभावना है यहां से प्रश्न जो है आपको आ सकता है, ठीक है। तो अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अग्रिम प्रश्न भी आप देख सकते हैं, ऋक सूक्त संग्रह से ही पूछा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक प्रशंसित नदी डैश मानी जाती है, ठीक है। तो वो सरस्वती नदी है, ठीक है, जिसकी प्रशंसा की गई है। सी ऑप्शन सही रहना था आपका, सरस्वती है। ऋक सूक्त संग्रह से जो है यह प्रश्न आया है। देखो, जब भी ऋक सूक्त संग्रह की बात आती है तो ऋक सूक्त संग्रह से सामान्य परिचयगत प्रश्न तो बनता ही है। संवाद टाइप में प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना है। दूसरा, जो इसके अंतर्गत सूक्त आते हैं उनके ऋषि, छंद, मंत्र इत्यादि भाग से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक। बाकी इसमें जो अंदर वर्णित सारांश भाग है वहां से प्रश्न आने की जो है संभावना हमेशा बनी रहती है, ठीक है। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जैसा कि ये प्रश्न भी आया है। पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं। होत्री शब्द का अर्थ है, ठीक। ये एक नया प्रश्न हमें जो है इस कमीशन में देखने को मिला। इस प्रकार का प्रश्न जो है किसी दूसरे कमीशन में नहीं आया है कि होत्री शब्द का अर्थ क्या है, ठीक। देखो, ऐसे जो आपके अर्थ रहते हैं, आपको पता है कि वेद में काफी जो है कठिन शब्दों का संकलन प्राप्त होता है, ठीक है। इसीलिए उसकी व्याख्या भी बड़ी कठिन होती है, और जब व्याख्या पढ़ते हैं तब भी कुछ कठिनाई मालूम पड़ती है वेद में, ठीक है। तो जो होत्री शब्द है, इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो किसी भी शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, दूसरा आप लोगों से निर्वचन भी पूछा जा सकता है कि किसी भी शब्द का निर्वचन क्या होता है। इस प्रकार से भी प्रश्न आने की इसमें संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो होत्री शब्द का अर्थ होता है होत्री, जो है यज्ञ को करता है, यानी पुजारी, ठीक। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। ऋग्वेद का जो पठन करने वाला पुजारी होता है उसे होत्री कहते हैं, ठीक। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। इस प्रकार का प्रश्न हमें कुछ नया देखने को मिला 2014 द्वितीय कमीशन में। इस प्रकार का प्रश्न हमें आगे की जो परीक्षाएं अभी तक हमने पढ़ ली उनमें जो है नहीं देखने को प्राप्त हुआ था, परंतु इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं वहां से संबंधित जो है ऋक सूक्त संग्रह से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्नि देवता का वाहन अश्व निम्न में से कौन है, ठीक। तो कौन सा अश्व अग्नि देवता का वाहन है, तो वह जो है अश्वरोहित है, ठीक है। रोहित अश्व जो है वाहन है अग्नि देवता का। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। ऋक सूक्त संग्रह से जो है यह प्रश्न आपका बनता है। देखो, इस प्रकार के जो है संवादगत प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। जब आप इसमें सारांश भाग पढ़ेंगे किसी भी सूक्त का, उसके अंतर्गत आने वाली जो चीजें होती है वहां से संबंधित जो है कई बार देखा गया है कि कमीशन में प्रश्न बना है, ठीक है। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अग्रिम प्रश्न क्या है? आरण्यकों का जो है मुख्य विषय डैश है। तो सामान्य प्रश्न आया है वैदिक साहित्य के इतिहास से। मुख्य विषय यानी जो प्रतिपाद्य विषय रहता है उस बारे में जानकारी होनी चाहिए। आरण्य का एक सामान्य परिचय का अध्ययन आपके पास होना चाहिए। तो इसका मुख्य विषय जो है प्राण विद्या माना गया है, ठीक है। डी ऑप्शन जो है आपका क्या रहना था, इसमें सही रहना था। देखो पुनः मैं बात करता हूं ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद।
तीनों भाग से हर एक कमीशन में प्रश्न आया है, साथ ही वेदांग परिचय से भी प्रश्न आया है। ठीक है, तो टॉपिक चारों इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ साथ जो शिक्षा ग्रंथ रहते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 टॉपिक्स है जहां से मैक्सिमम टाइम जो है हर एक कमीशन में जो है प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है, इसके सामान्य परिचय से भी। बाकी इसके अंतर्गत आने वाले जो ग्रंथ भाग है वहां से ज्यादातर प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यज्ञो श्रेष्ठतम कर्म, यह जो है मंत्र किस ब्राह्मण में है? ठीक है, तो यह जो है मंत्रांश भाग किस में है? इसकी बात करें तो यह जो है शतपथ ब्राह्मण का है। ठीक है, वैदिक साहित्य के इतिहास से यह प्रश्न आया है। किसी भी ब्राह्मण का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है उसका सारांश भाग का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं आपको इस बारे में देखने को प्राप्त होता है, या किसी भी ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद भाग को पढ़ते हैं उसका एक सारांश भाग का अध्ययन काफी आवश्यक रहता है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से वहां से प्रश्न जो है हर एक कमीशन में आए हैं। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। सामवेद के जो है आरण्यक का नाम डैश है। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। ये भाई सामवेद का है, बाकी ये अन्य के रहेंगे आपके, है ना। तो ये जो है सामवेद का है, बी ऑप्शन जो है आपका क्या रहना था, इसमें सही रहना था। देखो इस प्रकार का प्रश्न हमने हर एक कमीशन में देखा है। ठीक, जैसे कि हर एक कमीशन में क्या आया प्रश्न की भाई ये आरण्यक किस वेद का है। ठीक है, या फिर वेद से आरण्यक के बारे में पूछा जाएगा, या फिर आरण्यक से वेद के बारे में पूछा जाएगा। ऐसा ही ब्राह्मण और उपनिषद भाग में भी है। ठीक है, बाकी कल्प इत्यादि जो सूत्र भाग है वहां पर जो ग्रंथ है वहां से भी इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें वैदिक साहित्य के इतिहास से देखने को हर एक कमीशन में जो है प्राप्त हुए हैं। कम से कम एक प्रश्न तो आया ही है इस प्रकार से कि यह आरण्यक से वेद से संबंध पूछा जा रहा है कि किस आरण्य का किस वेद से संबंध है। इस प्रकार से प्रश्न जो है हर एक कमीशन में आया है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं कि जादू टोनों से संबंधित मंत्रों का समावेश डैश है। ठीक है, तो किसमें आपका आता है? अथर्व वेद में। इसके लिए सबसे प्रसिद्ध वेद कौन सा है? अथर्व वेद है, वहां पर इस प्रकार की चीजों का वर्णन प्राप्त होता है। ये सामान्य परिचय में आप देख पाएंगे। अथर्व वेद के वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है हम इस प्रश्न को लेंगे। तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि परीक्षा में वैदिक साहित्य का इतिहास कितना इंपॉर्टेंट है। यहां से मैक्सिमम पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने के लिए। अग्रिम प्रश्न यहां पर भी आप देख सकते हैं कि वैदिक साहित्य के इतिहास से प्रश्न आ रहा है। पुनः वैदिक साहित्य के इतिहास से प्रश्न आ रहा है। संगीत शास्त्र का संबंध है, ये सामान्य परिचय में आप देख पाएंगे सामवेद के। सामवेद बी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या रहना था? सही रहना था। प्रमुख उपनिषद कितने हैं? तो यदि प्रमुख उपनिषदों की बात करें तो वे 10 है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। तो ये चीज जो है मैंने सभी कक्षाओं में आपको बताई भी थी कि ये यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है उपनिषद भाग में। 2 प्रकार के प्रश्न जो है हमने उपनिषद भाग से हर एक कमीशन में देखे हैं। एक प्रश्न तो आपका ऐसा आता है कि भाई उपनिषद कितने, ये जो सामान्य परिचयगत प्रश्न रहते हैं कि भाई ये उपनिषद किस वेद की है। ठीक है, उपनिषद का वेद से संबंध, उपनिषदें कितनी है, या फिर जो उपनिषदों में कितने मंत्र है। जो इस प्रकार के अंकीय प्रश्न या कुछ सामान्य जो वर्णित प्रश्न होते हैं वो कहीं ना कहीं वैदिक साहित्य के इतिहास से रहते हैं। ठीक है, बाकी इसके अतिरिक्त जो है दर्शन भाग से भी उपनिषदगत प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है और सभी कमीशनों में पूछे भी गए हैं। ठीक, वहां पर क्या प्रश्न आता है कि जो उपनिषद होती है उनको आपको अंदर से भी अध्ययन करना होता है, और अंदर से जो है उसमें 2 प्रकार के प्रश्न सबसे ज्यादा आ रहे हैं। एक तो संवादगत प्रश्न बनता है कि भाई किसमें किस चीज का संवाद है इत्यादि, इस प्रकार से प्रश्न। दूसरा जो प्रश्न है वो वहां से बनता है मंत्रांश भाग का। कोई भी मंत्रांश भाग आपको दे देंगे और ये पूछेंगे कि ये किस उपनिषद से आया है। इस प्रकार के प्रश्न जो है आपको उपनिषद भाग से देखने को मिलते हैं, जो कि दर्शन का विषय है। ठीक है, दर्शन में जब शास्त्री आप करते हैं वहां पर दर्शन भाग में उपनिषदों का अध्ययन भी हम करते हैं। तो वहां से संबंधित प्रश्न जो है परीक्षाओं में निश्चित बनते हैं, हर एक कमीशन में बने भी है। ठीक, तो निम्न में से जो है कौन वेदांग नहीं है? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये तीनों जो है वेदांग है। ये केन नाम से कोई भी वेदांग नहीं आता है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। वैदिक साहित्य के इतिहास से आया है। यहां से देख सकते हैं कि वेदांग परिचय कितना महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्न इसमें जो है वेदांग परिचय से खाली सामान्य प्रश्न ही
आए हैं। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित शिक्षा का नाम डैश है। ठीक है, तो देखो शिक्षा ग्रंथ के बारे में काफी सारे प्रश्न बनते हैं। शिक्षा ग्रंथ का जो है अध्ययन काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कितनी शिक्षा ग्रंथ इत्यादि, किस वेद की कितनी शिक्षा ग्रंथ है, इस बारे में जो है जानकारी आवश्यक होनी चाहिए, क्योंकि यहां से संबंधित हमने बहुत सारे कमीशनों में प्रश्न देखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। तो ये याज्ञवल्क्य की शिक्षा जो है किसकी है? शुक्ल यजुर्वेद की है। सी ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या रहना था? सही रहना था। चलिए अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य के इतिहास से पुनः प्रश्न आ रहा है कि कृष्ण द्वैपायन नाम से जो है कौन जाना जाता है? कौन जाने जाते हैं? तो वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास जी जाने जाते हैं। ये इनका जो है अपरम नाम भी है। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन। और एचपी टेट में भी जो है काफी बार जो है ये प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, काफी बार जो है एचपी टेट में भी ये प्रश्न आया है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। देखो सामान्य परिचय से जब वेद भाग का आप अध्ययन करते हैं तो इस बारे में भी निश्चित अध्ययन करते हैं। मंत्र 12 वाला उपनिषद डैश है। ठीक है, तो इस प्रकार के देखो मंत्र 12 पूछ रहे, संख्या शब्द पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो मांडुक्योपनिषद में जो है कुल 12 ही मंत्र आपके आते हैं। तो उपनिषद भाग से इस प्रकार के प्रश्न जो है वैदिक साहित्य के इतिहास से बनते हैं। यह प्रश्न भी वैदिक साहित्य के इतिहास से आया था। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। अग्रिम प्रश्न जो है निरुक्त से आ रहा है कि दुहिता दुहेहिता जो है यह जो है कहां से उद्धृत है? तो यह जो है निरुक्त से उद्धृत है। का ए ऑप्शन जो है आपका इसमें क्या रहना था? सही रहना था। निरुक्त का अध्ययन आवश्यक रहता है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हर एक कमीशन में जो है हमने ऑलरेडी देख रखे हैं। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि वेदों के अनुसार जो है डैश ने अग्नि का प्रथम आविष्कार किया था, यानी कि अग्नि के प्रथम आविष्कारक वेद वैदिक साहित्य की दृष्टि से कौन माने जाते हैं? तो वे भृगु ऋषि है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। ये विषय जो है ऋक सूक्त संग्रह का है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें? सही रहना था। तो इस प्रकार के जो भीतर के संवादगत प्रश्न रहते हैं वहां से भी प्रश्न आने की संभावना ऋक सूक्त संग्रह से हमेशा बनी रहती है। दशतई के नाम से डैश जाना जाता है, तो ऋग्वेद का अपरम नाम जो है दशतई आता है। ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। वैदिक साहित्य की इतिहास से जो है यह प्रश्न आपका बनता है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। 12 दिन से अधिक चलने वाला यज्ञ डैश कहलाता है? तो यह भी वैदिक साहित्य के इतिहास से ही प्रश्न आया, उसे सत्र कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें? सही रहना था। अग्रिम प्रश्न बिल्कुल अब जो है हमारे प्रश्न इसमें समाप्त हो चुके हैं। अब थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि कहां से जो है कितने प्रश्न आ रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न आए थे वो हमने देख लिया है। अभी लास्ट में एनालिसिस करते हैं। तो कुल प्रश्नों की बात करें, यदि 2014 द्वितीय कमीशन की बात करें तो वेद भाग से जो है 26 प्रश्न जो है देखने को प्राप्त हुए थे, जिसमें कि वैदिक साहित्य के इतिहास से ही 17 प्रश्न आए थे, निरुक्त से 3 प्रश्न आए थे और ऋक सूक्त संग्रह से जो है 6 प्रश्न, यानी कि सबसे ज्यादा प्रश्न जो है यदि ऋक सूक्त संग्रह से किसी कमीशन में आए हैं तो वो 2014 द्वितीय कमीशन है। ठीक, तो कुल संख्या देखें तो 26 प्रश्न आए, नहीं काफी ज्यादा प्रश्न जो है आपके वेद से आए हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि वैदिक साहित्य का इतिहास कितना इंपॉर्टेंट है। कुल 26 में से 17 प्रश्न जो है खाली वैदिक साहित्य के इतिहास से आ रहे हैं। यहां से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पार्ट जो है वैदिक साहित्य का इतिहास घेर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कि इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है अध्ययन करने के लिए। दूसरा निरुक्त इसमें एक इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें 3 प्रश्न आते हैं, 3 प्रश्न जो है इसमें आए हैं। 2 से 3 प्रश्न आने की हमेशा इससे संभावना बनी रहती है। ऋक सूक्त संग्रह भी इसी प्रकार से 2 से 3 प्रश्न आने की हमेशा संभावना बनी रहती है, परंतु हो सकता है जिस कमीशन को आप दे वहां पर शायद निरुक्त के 6 प्रश्न आ जाए या फिर ऋक सूक्त संग्रह के 6 प्रश्न आ जाए। तो ये एक एनालिसिस था। यहां से आप सभी लोग अपना एक अच्छा माइंडसेट बना सकते हैं कि वेद भाग के लिए किस प्रकार से जो है अध्ययन किया जाना चाहिए। चलिए तो अग्रिम जो है विषय की ओर बढ़ते हैं। अभी जो हम दर्शन विषय को देखेंगे कि दर्शन से जो है किस किस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है डैश मीमांसा सूत्रों के प्रथम भाष्यकार थे। देखो सामान्य परिचय से यह प्रश्न आया है। किसी भी विषय का अध्ययन कर रहे हैं वहां से सामान्य परिचय तो अध्ययन करना ही होगा, क्योंकि वहां से संबंधित हमेशा प्रश्न बनते हैं। सामान्य परिचय से दर्शन भाग से यह प्रश्न आया है।
इसके प्रथम भाष्यकार पूछे जा रहे हैं, मीमांसा सूत्र के प्रथम भाष्यकार थे तो वे शबर स्वामी थे। ठीक है, बी ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें सही रहना था। देखो दर्शन भाग के जो ये भाष्यकार है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिप्पणीकार ये भाष्यकार जो है यहां से संबंधित काफी सारे प्रश्न जो है हर एक कमीशनों में देखे गए हैं और एचपी टेट में भी इस प्रकार के प्रश्न जो है आप लोगों से पूछे जाते, तो विषय टॉपिक जो है कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है यह। ठीक है, अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो इस प्रकार के प्रश्न जो है उपनिषद भाग से, ठीक है, सत्यम वद धर्मम चर उद्धृत है, ये क्या है, एक मंत्रांश भाग है। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन जो है आपका सही रहना था, इस उपनिषद से यह उद्धृत है। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, पिछली कक्षाओं में भी हमने ऑलरेडी इस विषय को जान लिया है, यहां पर भी इस कमीशन में भी यही चीज है। ठीक, यदि उपनिषद भाग से आपको मंत्रांश प्रश्न भी आ सकते हैं। ठीक, कोई भी मंत्रांश भाग आप लोगों से पूछ लेंगे और वहां से संबंधित प्रश्न भी बन सकता है कि यह मंत्रांश भाग किस उपनिषद से जो है पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन क्या रहना था आपका सही रहना था। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत है, ये पहला ही मंत्रांश भाग आपका आ जाता है ईशावास्य उपनिषद का, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है उपनिषद भाग से हमेशा हर कमीशन में पूछे गए हैं, तो ये टॉपिक कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है उपनिषद का। तो खाली ये 3 ही प्रश्न जो है हमारे दर्शन भाग से पूछे गए थे। यहां पर आप देख सकते हैं कि दर्शन भाग से हालांकि अन्य कमीशनों में काफी सारे प्रश्न आए हैं, परंतु 2014 द्वितीय कमीशन की दृष्टि से देखें तो इसमें दर्शन से कुल एक ही प्रश्न आया था और वो भी किसी पुस्तक से नहीं प्रश्न आया था, खाली सामान्य परिचय भाग से प्रश्न आया था। ये भी कह सकते हैं कि दर्शन से प्रश्न आया ही नहीं था, परंतु एक प्रश्न आया है, इसको देख सकते हैं। तो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट डिपेंड करता है जो एग्जामिनर है, एग्जाम को जो बनाएगा उसके मूड पर डिपेंड करता है कि कौन से टॉपिक जो है को वह कितना देगा। ठीक है, इस बात पर डिपेंड करता है। बाकी हम सब्जेक्ट जब हम सिलेबस देखेंगे उस समय जो हम इस बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे। सामान्य परिचय से खाली एक प्रश्न आया था, बाकी उपनिषद भाग से भी यहां पर 2 प्रश्न आए थे। आप वेद भाग में भी देख सकते हैं कि उपनिषद से कितने सारे प्रश्न हमें आए थे इस कमीशन में। तो कहीं ना कहीं उपनिषद भाग एक इंपॉर्टेंट रोल जो है इस परीक्षा में निभाता है। चलिए अग्रिम विषय की ओर बढ़ते हैं। अभी ज्योतिष का भी देख लेते हैं कि ज्योतिष से किस किस प्रकार के प्रश्न आए थे। पहला ही प्रश्न जो है बृहद जातक अलंकार से आया था। यदि ज्योतिष में सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक की बात करें तो वो बृहद जातक अलंकार है। इसी से ही पहला प्रश्न आपको देखने को यहां पर प्राप्त हो रहा है कि बृहस्पति ग्रह जो है किस स्थान पर बलवान होता है। ठीक है, माना जाता है और कहा गया है कि यदि बृहस्पति लग्न में बैठ जाए तो 1000 दोषों का क्या कर देता है, नाश कर देता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें क्या रहना था, सही रहना था लग्न में। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, सूर्य की अपनी राशि कौन सी है। तो सूर्य किस राशि का स्वामी है, सिंह राशि का स्वामी है और यही इसकी मूल त्रिकोण राशि भी है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। बृहद जातक अलंकार से यह प्रश्न भी आपका बनता है। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। हाँ, ताजिक नीलकंठी, ठीक है, के रचयिता है कौन है, दैवज्ञ नीलकंठ। बी ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें सही रहना था। ज्योतिष में जो है ज्योतिष शास्त्र का इतिहास भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यहां से भी कई बार प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। जैसा कि अन्य कमीशनों में हमने देखा भी कि ज्योतिष शास्त्र का जो इतिहास है वहां इस भाग से कहीं ना कहीं आचार्यों से संबंधित प्रश्न आ रहा है कि कौन जो है ज्योतिष के आचार्य इस प्रकार से, या फिर किस आचार्य ने किस ग्रंथ की रचना की, इस प्रकार का प्रश्न जो है ज्योतिष भाग से हमें देखने को मिला। हालांकि जो इनमें ज्योतिष के जो ज्योतिषी है उनकी जीवनी से संबंधित प्रश्न नहीं आया है। ठीक है, तो उनका अध्ययन करने की इतनी ज्यादा आवश्यकता इसमें नहीं है, परंतु रचनाकार के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता ज्योतिष भाग से हमेशा बनी रहती है। यहां से संबंधित प्रश्न जो है आने की काफी ज्यादा संभावना है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं, कौन सा विद्वान जो है ज्योतिष शास्त्र से संबंधित नहीं है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के इतिहास से जो है यह प्रश्न आया है। तो चरक नहीं है, ठीक है, ये साहित्य के हैं। ये तीनों क्या है, ज्योतिष के जो है विद्वान है। ठीक, तो इसमें क्या रहना था आपका, सी ऑप्शन आपका सही रहना था। इस प्रकार के प्रश्न आपको ज्योतिष शास्त्र के इतिहास से देखने को प्राप्त मिलेगी। देखो पुनः जो है रचनाकार से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है ज्योतिष शास्त्र के इतिहास से।
बृहद संहिता का संबंध डैश से है, यानी कौन इसके रचनाकार है। ठीक है, तो वराहमिहिर। ठीक है, सी ऑप्शन क्या रहना था आपका इसमें सही रहना था। इसी को ही बृहद जातका अलंकार भी कहते हैं। जो अभी पुस्तक हमने देखी ना, पहला दूसरा प्रश्न अभी देखा था, उसमें भी क्या है, बृहद जो संहिता है, ठीक है, उसे ही बृहद जातका अलंकार भी कहते हैं। यही उसका अपरम नाम है। ठीक है, कौन इसके रचनाकार है, वराहमिहिर। सी ऑप्शन क्या रहना था इसमें सही रहना था। तो ये जो है ज्योतिष से संबंधित प्रश्न हमें देखने को मिले। ज्योतिष भाग की यदि बात करें हम 2014 कमीशन से, तो इसमें जो है कुल 5 प्रश्न जो है आप सभी लोगों से पूछे गए थे और सबसे ज्यादा प्रश्न जो है यहीं पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी जो दूसरे कमीशन है अन्य जो हमने देख लिए हैं, वहां पर ज्योतिष भाग से बहुत कम प्रश्न आए हैं, 2 3 4 1 2। ठीक है, 3 प्रश्न आए हैं हाईएस्ट। सबसे ज्यादा यदि ज्योतिष भाग से प्रश्न आए हैं तो वो आपका 2014 द्वितीय कमीशन है, इसमें जो है 5 प्रश्न आए हैं। ठीक, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष भाग जो है सभी कमीशनों में कम आ रहा है। इसका क्या कारण है, ये हम फिर सिलेबस भाग में इस बारे में डिस्कस करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का इतिहास की बात करें तो 3 प्रश्न आपको बने हैं, बाकी बृहद जातका अलंकार से भी 2 प्रश्न जो है आपसे पूछे गए थे। तो यहां से आप अपना माइंडसेट बना सकते हैं कि किस पुस्तक का जो है आपको अध्ययन करना चाहिए। अब अंतिम विषय की ओर बढ़ते हैं, कक्षा का धर्मशास्त्र। इस देखते हैं कि इस परीक्षा में क्या क्या प्रश्न जो है धर्मशास्त्र से पूछे गए थे। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75वां प्रश्न है, ठीक है, धर्म सूत्रों का मुख्य विषय है। ठीक है, तो इसमें जो वर्णाश्रम है, धर्म है, राजा प्रजा के कर्तव्य इत्यादि चीजों के बारे में जो इसमें वर्णन जो है किया गया है। ठीक है, तो यही इसका क्या है, मुख्य विषय या फिर वर्ण्य विषय भी इसका है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें सही रहना था। देखो, धर्मशास्त्र का इतना डीप अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इसका सामान्य परिचय भाग याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वहां से प्रश्न काफी ज्यादा बनने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो धर्मशास्त्र काफी सारे कमीशनों में हमने देखा है कि वहां पर नहीं आया है, परंतु कुछ ऐसे कमीशन है जहां पर कि धर्मशास्त्र से संबंधित प्रश्न बना है। तो कहीं ना कहीं जो है 2 से 3 या फिर 1 से 3 आप प्रश्न ले सकते हैं। तो हाईएस्ट 3 या 1 या 2 प्रश्न आने की जो है धर्मशास्त्र से कमीशन या फिर एचपीटेट दोनों में संभावना बनी रहती है। अग्रिम प्रश्न देखते हैं। हाँ, नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, बहुत प्रसिद्ध संकलित सूक्ति है, मंत्रांश भाग है। ये आपका धर्मशास्त्र में मनुस्मृति ग्रंथ से जो है आता है। ठीक है, वहां पर यह जो है वाक्यांश वर्णित है। मनुस्मृति, डी ऑप्शन जो है आपका इसमें सही रहना था। बाकी इसमें जो है सामान्य परिचय ही आप लोग अध्ययन कीजिए, वहीं से ही संबंधित प्रश्न आने की संभावना इसमें बनी रहती है। दोनों प्रश्नों को हम सामान्य परिचय से ही लेंगे, 2 प्रश्न आए थे इसमें। तो देखो, धर्मशास्त्र की बात करें 2014 द्वितीय कमीशन से तो 2 प्रश्न आए हैं, और अन्य कमीशनों से इसको जोड़ने की कोशिश करें तो काफी सारे ऐसे कमीशन है। ठीक है, 1 या 2 कमीशन और है जहां पर कि धर्मशास्त्र से संबंधित प्रश्न बनते हैं। इसमें से जो है 1 से 3 प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। 1, 2 या 3 प्रश्न जो है इसे कमीशन भाग में जो है आप सभी लोगों से पूछे जाते हैं। तो अभी तक कक्षा में बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं, नए विद्यार्थी अभ्यर्थी है संस्कृत सेक्टर के, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेनी है। ठीक है, दूसरा देखो, अभी हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जल्द ही ये शुरू होने वाली है। आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर 6 क्वेश्चन जो है दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। फ्री क्विज होगा जिसको आप डेली बेसिस पर दे सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस वहां पर आप लोगों से पूछे जाएंगे जो कहीं ना कहीं संस्कृत सेक्टर में होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए आवश्यक रहते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर के जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर ज्वाइन होना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन होती है, साथ ही साथ जो अन्य संस्कृत सेक्टर में गतिविधियां होती रहती है उससे संबंधित जानकारियां भी आपको समय समय पर दी जाती है। दूसरा देखो, ये जो अभी कक्षा हमने ली इसका जो पीडीएफ भाग है, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन पेपर रहते हैं उनका पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एप्लीकेशन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, एप्लीकेशन का लिंक या सभी प्लेटफॉर्म का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में ही जो है हमारी सभी क्लासेस रहती है। दूसरा, जो ये
सभी जितने भी कमीशंस हुए हैं और होते रहेंगे सभी के पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एप्लीकेशन में भी देखने को प्राप्त होंगे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना बिल्कुल भी फॉरगेट नहीं करना है। दूसरा जो बैच जिसमें आपको ये देखने को मिलेंगे उसका लिंक भी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट एप्लीकेशन में पहुंच सकते हैं, ठीक है, वहां तक। तो पुनः आप सभी लोगों से कल मुलाकात होगी रात्रि 9 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।